नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। एक बार फिर हाजिर है हम आपकी परफेक्ट टैक्स प्लानिंग के लिए, और हमारे एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आएंगे टैक्स भरने और बचाने से जुड़ी हर मुश्किल का हल। तो आज टैक्स टिप्स देने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ है टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन, जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मुंबई स्टूडियो से। नमस्ते बलवंत जी, स्वागत है आपका। ढेरों सवाल है आपके लिए, लेकिन सबसे पहले मैं एक क्विक अपडेट देती हूँ कि आज किन खास मुद्दों पर रहेगा हमारा फोकस। नौकरी पेशा लोगों के लिए कौन से हैं टैक्स फ्री पर्क्स जानेंगे, गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है लीव इनकैशमेंट के नियम, और अगर गलती से हो गए हैं 2 पैन कार्ड तो कैसे करें एक कार्ड को सरेंडर, ये सब जानिए आज हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले बचाते हैं आपका टैक्स। बलवंत जी, सभी बचाना चाहते हैं अपना टैक्स, और इसमें नौकरी पेशा लोग भी शामिल नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि नौकरी पेशा लोगों को कौन से ऐसे पर्क्स मिलते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं, क्योंकि कई बार खुद नौकरी पेशा जो रहते हैं लोगों ने पता ही नहीं होता कि ये पर्क टैक्स फ्री है या नहीं। तो एक क्लैरिटी आप लाइए इस टॉपिक पर। प्रियंका, इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रावधान है उसके तहत कुछ जो परक्विजिट्स है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स एग्जेम्प्ट है। उसमें सबसे बड़ा है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के सुपर एन्यूएशन के लिए, तो साल का 1.5 लाख रुपया एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा आप मेडिकल का जो खर्चा वगैरह करते हैं उसका रियम्बर्समेंट है वो 15,000 तक फ्री है। ऑफिस आवर्स में एम्प्लॉय को फूड और जो नॉन बेवरेज ड्रिंक्स वगैरह है वो एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा पर मील का 50 रुपए के हिसाब से जो सोडेक्सो के कूपन वगैरह वो एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा मेडिकल के फील्ड में बहुत सारे परक्विजिट्स एग्जाम्प्ट है। अगर एम्प्लॉयर हॉस्पिटल मेंटेन करता है तो उसके फैमिली मेंबर्स का ट्रीटमेंट पूरा का पूरा टैक्स फ्री है उनके हाथ में। इसके अलावा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल वगैरह है उसमें अगर ट्रीटमेंट वगैरह होता है तो वो पूरा का पूरा फ्री है। इसके अलावा एम्प्लॉय अगर मेडिक्लेम खरीदता है तो एम्प्लॉयर उसको रियम्बर्स करता है, तो दोनों उसका और उसके फैमिली मेंबर का एग्जाम्प्ट हो जाता है। और अगर एम्प्लॉयर ही मेडिक्लेम खरीदता है तो वो पूरा का पूरा जो जितना भी पेमेंट उन्होंने किया वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। इसके अलावा कोई एम्प्लॉय का अगर फॉरेन में कोई ट्रीटमेंट होता है तो ट्रैवल के साथ साथ जो मेडिकल ट्रीटमेंट का है वो खर्चा भी एग्जाम्प्ट है। तो ये मेजर जो परक्विजिट्स है वो एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा एक 5,000 रुपए तक की जो गिफ्ट है वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जाम्प्ट है। अगर एम्प्लॉयर 5,000 से ज्यादा की गिफ्ट देगा तो वो टैक्सेबल हो जाती है। पर साल में 5,000 रुपए तक जैसे गिफ्ट वाउचर अगर एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को तो एम्प्लॉय के हाथ में वो एग्जाम्प्ट है एक साल में एक बार। चलिए, तो ये थी बात टैक्स फ्री पर्क्स की, जिसमें मेडिकल का खर्चा शामिल है, खाने पीना और सोडेक्सो के मील वाउचर्स, और साथ ही में 5,000 का एक गिफ्ट जो है वो भी एम्प्लॉय दे सकता है, और ये टैक्स फ्री रहेगा। और अब रुक करते हैं अपने दर्शकों के सवालों के सिलसिले की तरफ। पहला सवाल पूछने के लिए मेरे साथ राजधानी दिल्ली से राहुल शर्मा जी फोन लाइन पर हैं। शर्मा जी नमस्ते, बताइए क्या समस्या है टैक्स को लेकर, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम, मेरा है मैंने अक्टूबर 2016 में नोएडा एक्सटेंशन में घर लिया है और उसकी जो टोटल अमाउंट है वो 37 लाख है, और मैंने इस पे 20 लाख का लोन लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और इसका मुझे ऑफर ऑफ पोजीशन मिल चुका है जो फरवरी 2017 को मिला है। फिजिकल पोजीशन अभी तक मेरे को घर का नहीं मिला है। अब मेरा सवाल ये है कि जो हमें रिबेट मिलते हैं अंडर सेक्शन 24, 80C और 80EE, इसमें से कोई भी रिबेट मेरे एम्प्लॉयर के जो सीए हैं वो मुझे नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। वो जो मुझे दे रहे हैं रिबेट वो सिर्फ HRA में दे रहे हैं, या जो मेरी LIC की पॉलिसीज हैं वो उसमें दे रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें मैं एप्लीकेबल हूँ सेक्शन 24, 80C और 80 के अंडर। राहुल जी, होम लोन पे जैसे आपने ही बताया 3 टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो जो सेक्शन 80C का प्रिंसिपल रीपेमेंट का है, 24B का जो होम लोन इंटरेस्ट का जो रिबेट है वो आपको जिस साल आप पोजेशन लेते हैं उस साल से मिलता है। उसके पहले अगर आपने कोई रीपेमेंट कर दिया है तो उसका तो बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट का पेमेंट है आपको जिस साल पोजेशन लेते हो उसके पहले वाले सालों तक जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है वो आपको
5 सालों में मिल जाता है। परंतु जब तक पोजेशन नहीं लेंगे तब तक आपको ये 2 डिडक्शन नहीं मिलेंगे। जहां तक सवाल सेक्शन 80EE का है, प्राइमा फेसी मुझे लग रहा है कि आप जो कंडीशंस हैं वो सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, और उसमें 80EE का डिडक्शन के लिए पोजेशन का हाथ में होना या कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट होना प्री कंडीशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपके एम्प्लॉयर को आपको वो डिडक्शन देना चाहिए। परंतु अगर एम्प्लॉयर डिडक्शन नहीं देता है और आपका टीडीएस कट जाता है, तो आप जब अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें तब उसको क्लेम कर सकते हैं। उसमें मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे आपको पोजेशन का ऑफर दिया है, तो मेरा सुझाव रहेगा आप 31 तारीख के पहले पोजेशन लेटर ले लीजिए। तो इस साल में जो आपने रीपेमेंट किया है और जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया वो पूरे के पूरे साल का आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मार्च महीने का या पोजेशन लेने के बाद का मिलेगा। तो आपको 10 दिन भी अगर पोजेशन है तो भी टैक्स बेनिफिट दोनों का पूरे साल के लिए मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हैदराबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर आशुतोष अग्रवाल जुड़ चुके हैं। नमस्ते आशुतोष जी। बलवंत जैन हमारे टैक्स एक्सपर्ट आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर। तो मैंने अपना सवाल आपको ईमेल भी किया है। मैंने बॉम्बे में एक फ्लैट खरीदा था 2010 में, जिसका कि मुझे पोजीशन मिला है 2014 में, और रिसेंटली मैंने हैदराबाद में भी प्रॉपर्टी खरीदी है। मेरा सवाल ये है कि मैं अगर बॉम्बे की प्रॉपर्टी मैं अगर सेल ऑफ करूंगा तो मुझे जो टैक्स लगेगा, जो भी कैपिटल गेन लगेगा, वो मुझे डेट ऑफ पोजीशन से लगेगा या रजिस्ट्रेशन के समय से लगेगा? आशुतोष जी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप जो परचेज करते हैं उसमें अगर आपने पोजेशन ले लिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए 31 मार्च तक तो 3 साल का टाइम है, उसके बाद में 2 साल हो जाएगा। तो आपको भले ही आपने बुकिंग पहले कर दी होगी, अगर आप पोजेशन लेने के पहले बेच देते और 3 साल हो गए हैं तो आपको वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एलिजिबिलिटी हो जाता है। परंतु अगर आपने पोजेशन ले लिया तो वो जो 3 साल का पीरियड है वो पोजेशन के बाद से शुरू हो जाएगा। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपने 2014 में पोजेशन लिया है, अगर आपके 3 साल पूरे हो गए हैं तो वो मकान बेचने पे जो कैपिटल गेन है उसका आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। आपने जैसे बताया कि आपने एक और फ्लैट खरीदा है हैदराबाद में, अगर आप जिस तारीख को बेच रहे हैं आपका 3 साल पूरा होने के बाद में फ्लैट, अगर जो खरीदा हुआ फ्लैट है वो अगर आपके पिछले 1 साल के भीतर में खरीदा है तो आप सेक्शन 54 का टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। और नहीं तो आप बाद में भी 2 साल में कोई नया मकान खरीदे या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बुक करे तो 3 साल के अंदर आप अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाते तो क्लेम कर सकते हैं। नहीं तो 54 EC में 50 लाख रुपए तक आप REC और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ दोनों केसेज में सिर्फ इंडेक्स कैपिटल गेन का ही करना है और आप कैपिटल गेन का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अब दूर करते हैं अभिषेक अरोड़ा की परेशानी, और अभिषेक क्लैरिटी चाहते हैं एक अलाउंस पर। इनके एम्प्लॉयर से इन्हें मिलता है एक ब्रॉडबैंड अलाउंस। इस अलाउंस पर उनके एम्प्लॉयर जो है वो टैक्स भी काट रहे हैं, और अभिषेक यही समझना चाहते हैं कि क्या वो टैक्स रिटर्न भर के इस टैक्स का रिफंड क्लेम कर पाएंगे। अरोड़ा जी को जो ब्रॉडबैंड अलाउंस मिलता है वो ऐसा कोई भी अलाउंस एम्प्लॉयर अगर आपको देता है और वो आपके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपने अगर खर्च किया है, जहां तक जितना खर्च किया है उतना एग्जम्प्ट होता है। तो अरोड़ा जी ने, मेरे को लगता है इनके जो प्रूफ है जो ब्रॉडबैंड के बिल वगैरह वो एम्प्लॉयर को नहीं दिए तो एम्प्लॉयर ने उसको टैक्सेबल गिन लिया है, और ये डिस्क्रिशन सिर्फ एम्प्लॉयर के पास में ही है। अगर एम्प्लॉयर ने टीडीएस काट दिया है तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम उस जो अलाउंस है उसको एग्जम्प्ट क्लेम नहीं कर सकते। तो अगली बार से आप ध्यान रखिएगा, आप जो मार्च के पहले या जैसे ही आपके पास में बिल आते जाए आप अपने एम्प्लॉयर को जो ब्रॉडबैंड के बिल है वो सबमिट कर दीजिएगा। तो अलाउंस में से जितना भी आपने बिल सबमिट किया है वो एग्जम्प्ट माना जाएगा, और बाकी वाला अगर कोई हिस्सा है सरप्लस रहता है तो उस पर एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटेगा। मनोहर रानाडे की परेशानी दूर करते हैं। मनोहर जी अगस्त 2016 में एक सरकारी बैंक से रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के समय उन्हें लीव इनकैशमेंट के तौर पर 8 लाख रुपए मिले थे। मनोहर जी जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें इस पैसे पर टैक्स देना होगा, और इस बारे में टैक्स के नियम क्या कहते हैं। जो लीव एनकैशमेंट है उसमें सेक्शन 10(10AA) प्रोवाइड करता है कि जो एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको कितना भी लीव एनकैशमेंट मिले पूरा का पूरा टैक्स एग्जम्प्ट होता है।
परंतु अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको जो एग्जेम्पशन है वो 3 लाख का ही मिलता है। इनको 8 लाख मिला है तो 5 लाख पे उनका टीडीएस कट भी गया होगा, नहीं कटा होगा तो इनको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ये इंप्रेशन में है कि मैं पीएसयू बैंक का एम्प्लॉय हूं तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता हूं, तो वो बात सही नहीं है। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, वो जो बैंक है वो 2000 तक कंपनीज वो बैंक ओन करती है, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। तो वो उनको जो एग्जेम्पशन की सीमा है वो 3 लाख ही है, 8 लाख इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, सो 8 लाख मिले हैं, उसमें से आप 3 लाख माइनस कीजिए और उसके ऊपर जो बन रहा है उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए एक पते की बात। अगर आप भी भूल जाते हैं इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का अपना पासवर्ड, तो क्या करना चाहिए आपको बताएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे टैक्स करो। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपका ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाएं और टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाएं। मेरे साथ है टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। और बलवंत जी, मेरा अगला सवाल ऐसा है जो रेगुलरली हमारे पास पहुंचता ही रहता है। आमतौर पर लोग इनकम टैक्स विभाग की फाइलिंग वेबसाइट तभी खोलते हैं जब टैक्स रिटर्न भरना होता है और 1 साल का गैप हो ही जाता है। ऐसे में कभी कभी पासवर्ड भूल जाते हैं, बहुत ही नेचुरल है। और हमारे पास ऐसी भी शिकायतें आएंगी कि पासवर्ड रीसेट करते वक्त उनके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी मेल नहीं खाते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ये भूलने की जो बीमारी है इसे दूर करना तो मुश्किल है, लेकिन इससे निकलने का रास्ता क्या होगा? प्रियंका, आज की तारीख में ऑनलाइन के जमाने में पासवर्ड याद रखना सबसे बड़ा टेंशन का काम है। कम से कम 25-50 पासवर्ड आपको याद रखने पड़ते हैं। और इनकम टैक्स की साइट का तो जैसे बताया, आप साल में एक बार ही विजिट करते हैं तो भूल जाना स्वाभाविक है। पर आपका जो आईडी है वो तो आपका पैन कार्ड है, तो वो तो आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो रिट्रीव करना बड़ा आसान है। आप लॉगिन करेंगे तो वहां पे नीचे एक फॉरगॉट पासवर्ड लिंक आता है, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको पैन नंबर डालना है, कैप्चा कोड आता है, वो आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद में आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई भी ऑप्शन से आप पासवर्ड निकाल सकते हैं। सबसे पहला तो सीक्रेट क्वेश्चन है। आपने जब भी क्रिएट किया होगा लॉगिन आईडी, तब आपने कुछ सीक्रेट क्वेश्चन का जवाब दिया होगा। वो सीक्रेट क्वेश्चन का अगर जवाब आप सही दे देते हैं तो आपका पासवर्ड रीसेट का पेज पे चले जाएंगे। अगर वो नहीं, आपको सीक्रेट क्वेश्चन बराबर नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है, पुराना जो रजिस्टर्ड है, वो अपलोड करें या नया अपलोड करें तो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि अगर हिंट दे दे, अभी आप जैसे लॉग इन किया, आप ईमेल आईडी है, आप एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी और मोबाइल पे क्लिक कर दे तो आपको वो हिंट दे देता है कि आपका एग्जिस्टिंग आईडी और मोबाइल क्या है, 2-4 डिजिट आगे पीछे के दे देगा। अगर आपको ध्यान आ जाता है कि हाँ ये तो है मेरे पास में, आप क्लिक कर देंगे तो आपके जो मोबाइल और जो ईमेल आईडी है उस पर 2 पेयर आएंगे नंबर के, वो दोनों नंबर आप डालेंगे तो आपको रीसेट पेज पे ले जाएगा। अगर वो भी नहीं हो पाता है, आपके शायद आपने सिम सरेंडर कर दिया है या ईमेल आईडी यूज नहीं करे और नई ईमेल आईडी वगैरह यूज करना चाहते हैं, तो नई ईमेल आईडी, नया मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसके अलावा फिर आपको 3 प्रश्न का और जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो लोगों ने सेलिब्रिटी की जो लॉगिन है वो हैक कर दी थी। तो इसके लिए आपको, अगर आपका टीडीएस कटता है तो जो डिडक्टर है उसका 10 नंबर डाल दीजिए। अगर आपने एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट भरा है तो आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपका बैंक अकाउंट जो आपने सबमिट किया होगा रिटर्न में, वो बैंक अकाउंट डाल देंगे तो भी आपको जो ईमेल आईडी रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। और सबसे लास्ट में आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने आपका आधार कार्ड आपका पैन कार्ड से लिंक किया है तो जो 1 टाइम पासवर्ड है, ओटीपी, वो आपके उस मोबाइल पे आ जाएगी और उससे आप रीसेट कर सकते हैं। तो प्रियंका, एकदम सरल है। वैसे लोग घबरा जाते हैं, अरे मेरा पासवर्ड नहीं मिल रहा है, पर जैसे मैंने बताया इतने सारे रास्ते हैं तो कोई ना कोई रास्ता आपके लिए काम कर जाएगा। और कहीं नहीं होगा तो मैं व्यूअर को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना आधार कार्ड है वो एक बार लिंक कर दीजिए, तो कम से कम आपको ये लंबी चौड़ी प्रोसेस है वो नहीं फॉलो करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, तो स्टेप बाय स्टेप बलवंत जी ने बता दिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप भी पासवर्ड भूल जाते हैं तो जो फॉरगॉट पासवर्ड का बटन है वो आपका हेल्पफुल मेंबर है जो आपकी हेल्प करने वाला है। अब बढ़ते अपने दर्शकों के सवालों की तरफ, और इंदौर से नवीन सांगवान मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते सांगवान जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार प्रियंका जी, मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करता हूँ और हमारे यहाँ पे एनपीएस कंपलसरी है। सो हमारा अमाउंट 60,000 इट गोज टू एनपीएस।
सो मेरे को जो एडिशनल टैक्स बेनिफिट होता है अंडर 80CCDB, उसके लिए मेरे को एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर मैं उसी अमाउंट से मैं आई कैन टेक दैट बेनिफिट फ्रॉम इट? देख सांगवान जी, आपने ऐसा लग रहा है कि आपने जो रेगुलर एटीसी का जो बेनिफिट है वो लेने के लिए आपने पहले ही 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और आपके एम्प्लॉयर ने जो ये 60,000 आपका एनपीएस का काटा है वो इसके अलावा है। तो मेरे हिसाब से आपका जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, आपका सैलरी में से कटा है, वो भी आपका ही कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और जो सेक्शन 80CCD1B में एक एडिशनल डिडक्शन है आपको 50,000 का, वो आप क्लेम कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर आपको पहले जो 80CE की जो लिमिट है वो देख लीजिए। अगर वो आपने एग्जॉस्ट कर लिया और इसके अलावा अनयूटिलाइज्ड अगर आपका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन रहता है तो आप 50,000 तक 80CCD1B में क्लेम कर सकते हैं। अगला सवाल भी एनपीएस से ही जुड़ा है और इसे पूछने के लिए दिल्ली से रोहित राज मिश्रा जी मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते मिश्रा जी, पूछे अपना सवाल। बलवंत जी आपकी मदद करेंगे। बलवंत जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने अटल पेंशन योजना में ऑलरेडी इनरोल कर लिया, मैंने भी और मेरी वाइफ ने भी। अब मुझे इनरोल करना है क्योंकि मैंने आपका पहले प्रोग्राम देखा था, एनपीएस में इनरोल करना चाह रहा था मैं, तो आपने बोला दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो ये मेरा डाउट है, अगर मेरे एक साथ नहीं हो सकता और मैं उसे शुरू करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, या ये हो ही नहीं सकता? मिश्रा जी, आप अगर बंद करना चाहते हैं आप अटल पेंशन योजना को, तो आप अपने जहां से अकाउंट खोला है वहां अप्रोच करिए, वॉलेंटरी क्लोजर फॉर्म है वो भर दीजिए और आपको जो पैसा है वो 20-25 दिन में आ जाएगा। परंतु जो गवर्नमेंट का जो हर साल का 1,000 का कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट हो जाएगा और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह आया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं माइग्रेट कर सकता हूं अटल पेंशन योजना से एनपीएस में, तो माइग्रेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। तो आप जैसे आप चाहते हैं कि आप एनपीएस का बेनिफिट लें, आप एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये अटल पेंशन योजना का अकाउंट है वो आप सरेंडर कर दीजिए, आप वॉलंटरी क्लोजर कर दीजिए और एनपीएस चालू कर सकते हैं, बशर्ते आपकी उम्र 60 साल के ऊपर नहीं हुई हो। क्योंकि एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करने के लिए जो उम्र है वो 18 साल से 60 साल की है और पेंशन योजना वो 40 साल तक ही आप अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, मतलब शुरू कर सकते थे। इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे अगर गलती से हो गए 2 पैन कार्ड आपके पास तो कैसे करें एक कार्ड को सरेंडर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, रहिए हमारे साथ और बचाइए अपना टैक्स। और टैक्स से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी, सचिन अरोड़ा जी के सवाल को अब मैं शामिल कर रही हूं। इनके पास गलती से 2 पैन कार्ड हो गए हैं। पिछले साल इन्होंने अपना एक पैन कार्ड सरेंडर भी किया था, लेकिन अभी भी दोनों कार्ड एक्टिव ही हैं। इन्होंने एनएसडीएल को भी इस बारे में चिट्ठी लिख दी है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। और सचिन अब पसोपेश में है कि क्या करना चाहिए उन्हें। प्रियंका, सचिन जी के लिए एकदम सरल रास्ता बताता हूं। अभी चूंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने एनएसडीएल को लिख दिया, एनएसडीएल को अप्लाई भी कर दिया है, अभी मेरा सजेशन है एनएसडीएल की साइट पे जाके पेन का जो टैब है उस पर आप क्लिक करके एक ऑप्शन आता है एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन कार्ड और करेक्शन ऑफ पैन कार्ड डेटा, उसमें आप वो फॉर्म भर दीजिए। जो आपका एग्जिस्टिंग वैलिड जो आप पैन नंबर यूज कर रहे हैं वो उस फॉर्म में डाल दीजिए और उस फॉर्म में सीरियल नंबर 11 टिक कर दीजिए, जहां पे ऑप्शन है कि इसके अलावा और कोई मल्टीपल पैन कार्ड आपको मिले हैं क्या। तो जो पैन कार्ड आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, सरेंडर करवाना चाहते हैं, उसका पैन कार्ड का नंबर उसमें लिख दीजिए और आपका जो पैन कार्ड जो सरेंडर करना है वो पैन कार्ड का कॉपी, और जो एक्चुअली आप रिटेन करना चाहते हैं दोनों पैन कार्ड का कॉपी आप एनएसडीएल का जो एड्रेस है वहां पे भेज दीजिए। तो चूंकि आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन में आपका मिस होने का चांस नहीं है, तो आपका प्रोसेस हो जाएगा और जो आप पैन कार्ड आप यूज नहीं करना चाहते हैं वो कैंसिल भी हो जाएगा आपके लिए। इसी के साथ बलवंत जी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों की इतनी मदद की।
टैक्स गुरु में मुझे भी यही दीजिए इजाजत, लेकिन आप टैक्स से जुड़े अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं एसएमएस के जरिए। एसएमएस वाला हमारा नंबर है 51818 या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। बस याद रहे कि सवाल के साथ आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर हमें जरूर दें। तो अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी टैक्स से जुड़ी सारे उलझन दूर करने के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।